नमस्कार गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लिफ्ट में। और आज हम लेकर आए हैं मैथ्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि संख्या पद्धति से संबंधित है। गाइज, आपने अब तक संख्या पद्धति पढ़ी बहुत होगी, लेकिन इस तरीके से इतने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप निश्चित ही 100% पहली बार पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो देखिएगा गाइज, यहाँ पर संख्या पद्धति को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। संख्या पद्धति को देखिए, एक दार्शनिक पद्धति, दूसरा द्विआधारी पद्धति और तीसरा है रोमन पद्धति। यही पद्धतियाँ प्रचलन में हैं और ये इन्हीं को हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिएगा, दार्शनिक पद्धति जो होती है वो डेसिमल सिस्टम पर आधारित होती है। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। उसी पद्धति को हम दार्शनिक पद्धति कहते हैं, क्योंकि इसका आधार 10 होता है। इसमें भी देखिएगा 0 जो है वो भारत की देन है और 1 से 9 तक के अंक जो हैं वो अरब की देन है। इस तरीके से ये टोटल कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। कुल डिजिट 10 हो जाते हैं, इसलिए इस पद्धति का आधार जो हो जाता है वो 10 हो जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं गाइस, दार्शनिक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का अन्य नाम जो है वो हिंदू अरेबिक पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि 0 भारत की देन है, जब से 1 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं वो अरब वासियों की देन है। तो इस तरीके से इसी पद्धति को इसीलिए हम क्या कह देते हैं, हिंदू अरेबिक पद्धति कह देते हैं। उसके बाद गाइस, द्विआधारी पद्धति, अगर हम बाइनरी सिस्टम की बात करें तो बाइनरी सिस्टम में देखिएगा, बाइनरी सिस्टम का जो आधार होता है, बाई का मतलब 2 है। तो यहाँ पर देखिएगा बाइनरी नंबर जो होते हैं वो 0 और 1 ही होता है। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं उन पर 2 का बेस होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बाइनरी सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पर देखिएगा रोमन पद्धति की अगर हम बात करें तो बहुत सारे अंक आपने देखे होंगे, कई बार रोमन में ही लिखे होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट को, पहले अंक को हम क्या लिखते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि 5 को बी से करते हैं और 10 को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, 50 को एल से करते हैं और 100 को सी से और 500 को डी से और 1000 को हम किससे करते हैं, एम से करते हैं। आप लोग ये अच्छे से ध्यान रखना, जिससे आपको पता चले कि हम किस अंक को किससे प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चंस बहुत ही बेसिकली कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार टेट के एग्ज़ाम में आ चुका है, कई बार सी टेट के एग्ज़ाम में भी आपको ये मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा 14 को वो कह रहा है, जो 14 नंबर है ये देखिए दार्शनिक पद्धति में लिखा हुआ है, क्योंकि इसका बेस कितना है, 10 है। और आपको इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, दिया कि यहाँ पर बेस 2 लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बेस 2। इसका मतलब यही है कि जो डेसिमल नंबर में लिखे हुए हैं, मतलब दार्शनिक पद्धति में 14 लिखा हुआ है, उसे हम बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि हमें लिखने का जो प्रोसेस है वो सीखना है। तो यहाँ देखिएगा, सबसे हम पहले क्या करेंगे, 14 को हम काटेंगे। यहाँ पर 14, 2 सत्ते 2 से ही काटना है। जितने भी अंक होंगे उन्हें सबको 2 से भाग करना है। 2 से जब हम काटते हैं तो 2 सत्ते 14। यहाँ पर देखिएगा शेष कितना बचा, शेष 0 बचा। तो शेष जितना बचेगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे 0। फिर अब यहाँ पर 7 आ गया, 7 को काटेंगे तो 2 3 6। देखिए यहाँ पर 1 शेष बचेगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से ये 3 है तो 2 एकम 2, यहाँ 1 आ गया और यहाँ पर देखिएगा 3 था, इसलिए 1 शेष बच गया। अब यहाँ पर 1 शेष बचा। तो इस तरीके से जो चीज़ें मिली ना, ये चीज़ देखिएगा ध्यान से। अब हमें इसे लिखना कैसे, इसे यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं और इस तरीके से लिखते चले जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा, इसे जो हम लिखेंगे, देखिए वो लिखेंगे 1, ये वाला आ गया। अब ये वाला 1 आ जाएगा, उसके बाद देखिए ये वाला 1 आ जाएगा और उसके बाद ये 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बेस 2 में, अगर आपसे कहता है कि 14 को जो दार्शनिक पद्धति में लिखा हुआ है उसे बाइनरी नंबर यानी बेस 2 में कन्वर्ट करना है, तो बेस 2 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1110, ये आपका जो आ गया वो बाइनरी नंबर में आ गया। तो गाइस, आपको ये वाली पद्धति देखिएगा, दार्शनिक पद्धति अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसे हिंदू अरेबिक पद्धति भी कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं, चूंकि इनकी संख्या 10 होती है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, दार्शनिक पद्धति कहते हैं, ठीक है। और हिंदू अरेबिक पद्धति ये तक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 0 जो है वो भारत की देन है और 1 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं वो अरब की देन है, इसलिए ये
इन्हें मिलाकर क्या लिख दिया जाता है, हिंदू अरेबिक पद्धति लिख दिया जाता है। बेस 10 होता है इसलिए दार्शनिक पद्धति। द्विआधारी पद्धति में क्या होता है, देखिएगा बेस 2 होता है, 0 और 1, ठीक है, इसी में लिखना है जितना भी लिखना है। तो इसके कुल डिजिट 2 हो गए, इसलिए इसका बेस हम कितना मानते हैं, 2 मानते हैं। ऐसे रोमन पद्धति में देखिएगा सिंपल है, इसे क्या लिखते हैं ये आपको ध्यान रखना है। बाकी देखिएगा डेसिमल नंबर में किस तरीके, डेसिमल नंबर को हम किस में, बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। बस यही ध्यान रखना है कि 2 से डिवाइड करते जाना है। कोई भी अंक हो, आपसे कुछ भी पूछा जाए, आपको 2 से डिवाइड करना है, जो शेष बचता जाए वो उसके सामने लिखते जाना है और नीचे से ऊपर की ओर आप सीधा सीधा लिख दीजिए, आपका बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं यहाँ पर देखिएगा कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं, गणन संख्याएं भी कहते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। देखिएगा बेस संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके की जितनी भी संख्याएं होती हैं, हम इनफिनाइट तक चले जाएंगे तो वो कैसी होती हैं, गणन संख्याएं होती हैं, क्योंकि हम इनकी गिनने में प्रयोग करते हैं। नोट में नोट कर लीजिएगा, देखिएगा मैंने बहुत अच्छे से इन्हें लिख दिया है। यदि आप पेन का स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना लेंगे तो कभी भी गलती नहीं करेंगे और यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चंस अगर संख्या पद्धति से आते हैं तो 100% मिल जाएंगे। तो देखिएगा नोट में लिख दिया है मैंने, 0 प्राकृत संख्या नहीं है। देखिएगा प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल नहीं किया गया है, ये आप लोग स्पष्ट समझ लीजिए और इस चीज़ की गांठ मान लीजिए जिससे आप कभी ना भूलें। इसलिए प्रथम प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 होती है। आगे देखिएगा अगर पूर्ण संख्याओं की बात करें, हमसे पूर्ण संख्याओं के बारे में पूछेगा तो देखिएगा जब हम प्राकृत संख्याओं में यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 इनफिनाइट तक है, अब इसी में अगर मैं 0 को शामिल कर लूँ तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं, जैसे 0 1 2 3 4। यहाँ पर भी मैंने आपको नोट में स्पेशली लिख दिया है 0 प्रथम पूर्ण संख्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रथम पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। अब देखिएगा, अब देखते हैं हम पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक देखिएगा, देखिए प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया प्राकृत संख्याओं में, तो देखिए पूर्ण संख्याएं हो गई। और पूर्ण संख्याओं में हम ऋणात्मक अंकों को भी शामिल कर दें तो हमें पूर्णांक प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्राकृत संख्याओं में 0 तथा ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक प्राप्त होते हैं। जैसे देखिएगा -5 है, -4 है, इधर भी इनफिनाइट तक रहेगा माइनस में, -5 -4 -3 -2 -1, फिर 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा 1 2 3 4 5 इनफिनाइट तक ये भी चला जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, ये आपके पूर्णांक हो गए। तो पूर्णांक में भी आपसे कुछ पूछा जा सकता है कि पूर्णांक कितनी तरीके के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होते हैं और एक ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अगर संख्या रेखा पर हम इन्हें प्रदर्शित करेंगे तो देखिए बीच में 0 को ले लेंगे, 1 से लेकर इनफिनाइट तक की संख्याओं को उधर दिखा देते हैं दाईं तरफ, और बाईं तरफ हम क्या करेंगे, ऋणात्मक अंकों को दिखाएंगे। उसके बाद देखिएगा गाइस, यहाँ पर सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्याएं आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, बेरपे प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम 2 से भाग देने पर क्या करते हैं, वो पूरी तरीके से कट जाती हैं, कोई शेष नहीं बचता है, शेष 0 बचता है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 4 6 8 10 और ये भी इनफिनाइट तक रहेंगी। उसके बाद देखिएगा विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्याओं में वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हों, यानी कि उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शेष बचे, तो यहाँ देखिएगा उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ देखिए 1 3 5 7 9 11 और चले जाएंगे आगे तक, इनफिनाइट तक पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। उसके बाद देखिएगा भाज्य संख्याएं, यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए भाज्य संख्याएं, यानी भाज्य संख्याएं क्या हैं, जो कट जाती हैं। कुछ लोगों को यही लगता है कि जो संख्याएं कट जाती हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, और कुछ लोग भाज्य और सम में भी कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ देखिएगा साफ साफ मैंने लिख दिया है, ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित हों। जैसे यहाँ पर 4 है, 6 है, 8 है, 9 है,
10 है। यहाँ पर देखिए इस पर विशेष ध्यान देना है, एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित हों, मतलब एक से तो सारी संख्याएं कट जाती हैं, स्वयं से भी सारी संख्याएं कट जाती हैं, तो इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटे तभी वह संख्या भाज्य होगी। तो यहाँ पर देखिएगा 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। अब यहाँ पर देखिएगा 1 शामिल नहीं है, 2 शामिल नहीं है, 3 शामिल नहीं है। तो ये तीनों की तीनों संख्याएं कैसी हैं, जो एक से कटती हैं या स्वयं से कटती हैं, जबकि यहाँ पर भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन साफ कहती है कि एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित हों। तो आपको ध्यान रखना है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। यहाँ पर मैंने नोट में लिख दिया है, इसे स्पेशली आप विशेष तौर पर अपने नोट्स में नोट कर लें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। उसके बाद देखिएगा हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की, प्राइम नंबर्स की। ये क्या होती हैं, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। तो देखिएगा 2, 3, 5, 7, 11 और आगे तक चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। इसे भी आप नोट्स में लिख लें, कई बार टेट के एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा गाइज हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, देखिएगा परिमेय संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिएगा P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो 3/2 है, 4/2 है, 5/6 हो जाएगी। जितनी भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो वो सारी संख्याएं कैसी हो जाती हैं, परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर मैंने 5 लिखा है तो 5 के नीचे हम 1 लिख दें, जैसे 5/1 कर दें तो देखिएगा ये P/Q के रूप में हो जाएगा। तो आपको ये स्पेशली ध्यान रखना है। कई छात्र ये समझते हैं कि परिमेय संख्याएं वही होती हैं जो भिन्नों के रूप में लिखी हुई होती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है समस्त नोट में साफ साफ लिख रखा है मैंने, समस्त प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये आपको विशेष तौर पर नोट्स में ध्यान रखना है कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब P/Q के रूप में लिखी संख्याएं तो परिमेय संख्याएं होती ही हैं, लेकिन जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि उनके नीचे हम 1 लिख दें तो वो P/Q के रूप में तो आ जाती हैं, लेकिन उनका जो वास्तविक मान है वो निश्चित रहता है, वही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समस्त प्राकृत संख्याएँ भी परिमेय संख्याएँ होती हैं। उसके बाद देखिएगा अपरिमेय संख्याओं में आएंगे तो अपरिमेय संख्या जो संख्याएं P/Q के रूप में ना हो। तो देखिएगा प्राकृत संख्याएं तो चूंकि P/Q के रूप में होती हैं इसलिए वो तो अपरिमेय संख्याएं हो नहीं सकती। तो देखिएगा जो √2, √3 अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि जो रूट में लिखी हुई संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन अब आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सपोज दैट मैंने √4 लिख दिया है, रूट में है, लेकिन इसमें से देखिए 2 बाहर आ जाएगा। तो आप किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको एग्जामिनर बरगलाने की कोशिश करता है तो आपको बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं करना है। ये 2 क्या है, ये आपकी प्राकृत संख्या हो गई और परिमेय संख्या भी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है आपको, रूट में होने वाली समस्त संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगी अदरवाइज। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर वो रूट से बाहर आ रही है तभी, लेकिन रूट में है उसमें से कुछ बाहर नहीं आ रहा है तो वो कैसी है, अपरिमेय संख्या है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर नोट और करनी है कि पाई भी एक कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको अपने नोट्स बनाने में आसानी हो। और आई थिंक गाइज आपको ये सारी की सारी जितने भी नंबर्स हैं, संख्या पद्धति में से संबंधित बातें हैं, ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वो अच्छे से कर पाएंगे। इनसे संबंधित संख्या पद्धति में जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे और आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को शेयर कर दें और उस पर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।